हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल गुरु पंजोलिया जी में। तो आज मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट पार्ट 5 में हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, अर्थात मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, वर्किंग कंडीशन क्या है, वर्किंग क्वालिटीज़ क्या हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे और किस प्रकार से इनका आउटपुट निकलता है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आगे चलने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और नीचे दिखाई दे रहे लाल रंग के बटन को प्रेस करके बिल्कुल सफ़ेद कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और दोस्तों, साथ ही लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी तक हमारे चैनल तक नहीं पहुंच पाए हैं और अपने पाठ्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए YouTube में सिंपली आप लिख सकते हैं टेक्निकल स्पेस गुरु स्पेस पंजोलिया स्पेस JI, और भी आसान शब्दों में आप हमारे YouTube चैनल तक पहुंच सकते हैं। लिखिए PANJOLIA स्पेस JI, अर्थात पंजोलिया स्पेस जी लिखकर भी हमारे YouTube चैनल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी डिस्क्रिप्शन, और चलिए आज के मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट पार्ट 5 में हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो दोस्तों, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? ये मीटर आयरन में, लोहे में आकर्षण या प्रत्याकर्षण से उत्पन्न गति के कारण कार्य करते हैं, अतः इन्हें मूविंग आयरन यंत्र कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक अट्रैक्शन टाइप अर्थात मूविंग आयरन आकर्षण टाइप यंत्र, और दूसरा रिपल्शन टाइप अर्थात मूविंग आयरन प्रत्याकर्षण टाइप यंत्र। ये दो प्रकार के यंत्र होते हैं दोस्तों। तो इनका वर्किंग क्या है, कार्य किस प्रकार करते हैं, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। बेसिक वर्किंग कंडीशन क्या है? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का कार्य सिद्धांत चुंबकत्व पर निर्भर करता है। मूविंग आयरन उपकरण तांबे या एल्युमिनियम के तार के स्थिर कुंडल अर्थात कॉइल का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो हैं, चुंबक बनाया जाता है, उसकी जो शक्ति है, चुंबकीय शक्ति है, उस पर निर्भर करता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग शक्ति है, कितना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। अतः बनाए जाने के शब्द से यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर स्थिर चुंबक प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसी की शक्ति को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अतः मूविंग आयरन उपकरण में तांबे या एल्युमिनियम के तार का कुंडल अर्थात कॉइल बनाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं और उसमें विद्युत का प्रवाह करते हैं। जैसे विद्युत का प्रवाह उसमें किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को प्रेरित करने की शक्ति सीधे धारा अर्थात करंट के माध्यम से अनुपातित होती है। बोलने का मतलब ये है यहाँ पर कि यदि धारा या करंट की जो क्वांटिटी उसको दी जा रही है कॉइल को, उसको अगर बढ़ा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति उसको प्रेरित करने की शक्ति जो है वो भी बढ़ जाएगी, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये यहाँ पर बेसिक सिद्धांत है। और एक चीज़ और आपको यहाँ पर बता दें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो AC और DC दोनों पर बराबर मात्रा में काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट AC पर भी बनाया जा सकता है और DC पर भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ ये उपकरण जो हैं सीधे सीधे रूप में कहा जा सकता है, नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेट से चलते हैं, नंबर 2 AC और DC दोनों प्रकार की धाराओं पर काम करते हैं। यहाँ पर ये बेसिक चीज़ समझने वाली है। उसके पश्चात ये जो अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये कैसे कार्य करते हैं, इसको हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। इसमें एक स्थिर कॉइल होता है जिसकी बनावट उसके कार्य के अनुसार होती है। अर्थात यदि हमने एम्पेयर मीटर बनाना है तो एम्पेयर मीटर में मैंने आपको एम्पेयर मीटर वोल्ट मीटर का जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने आपको पहले भी समझाया है बहुत डीपली। एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर वाला वीडियो जो भी है, इस चैप्टर के मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड जितने वीडियो हैं, डिस्क्रिप्शन में हर किसी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं इनको। तो थोड़ा शॉर्टकट में फिर से बता देता हूँ। यदि एम्पेयर मीटर बनाना हो तो एम्पेयर मीटर के लिए कम टर्न और मोटी तार का प्रयोग किया जाता है, और वोल्ट मीटर बनाना हो हमने तो वोल्ट मीटर के लिए बहुत बारीक तार का प्रयोग किया जाता है।
और बारीक तार के साथ बहुत अधिक टर्नों का प्रयोग किया जाता है, अधिक टर्न वोल्ट मीटर के लिए। मतलब कि आवश्यकता के अनुसार अगर एम्पेयर मीटर बनाना है तो मोटी तार और कम टर्न का प्रयोग किया जाएगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं इसके लिए। और अगर वोल्ट मीटर बनाना है तो बारीक तार और बहुत अधिक टर्नों का प्रयोग किया जाएगा। ये एक बेसिक चीज़ हो गई। उसके पश्चात कॉइल के पास एक नरम लोहे की अंडाकार डिस्क को, ये देखिए अंडाकार डिस्क को, नरम लोहे की डिस्क को कॉइल के पास रख दिया जाता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट में सप्लाई दी जाती है, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, सप्लाई दी जाती है तो यहाँ पर मैग्नेटिक शक्तियाँ आएंगी, मैग्नेटाइज होगा ये एरिया। तो इस लोहे के चुंबक को, लोहे के डिस्क को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये उतना जितना इसमें सप्लाई दी जाएगी, जितना स्ट्रॉन्ग ये मैग्नेट बनता जाएगा, उतना ही अधिक ये आकर्षित होता जाएगा। और इसके आकर्षित होने से ये जो पॉइंटर इसके साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये पॉइंटर अपनी रीडिंग देता जाएगा, ये आगे जाता जाएगा और ये अपनी रीडिंग देता जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की हुई है। तो ये देखिए, इस प्रकार के मीटरों में एक स्थिर कॉइल होती है, अर्थात ये कॉइल जो है स्थिर है, यहाँ पर रखी हुई है एक जगह, और एक अंडाकार लोहे की पत्ती है, अंडाकार लोहे की पत्ती ये रखी हुई है हमने, जो मूवेबल है, कॉइल के सामने बिल्कुल पास में लटकी रहती है। और जैसे ही करंट या वोल्टेज जो भी हमने मापनी है इस कॉइल में से गुजारते हैं तो चुंबक बनकर डिस्क को अपनी ओर या अपने अंदर खींचता है। ये अपनी ओर खींचेगा या बिल्कुल अपने अंदर खींच लेगा। जितनी ज़्यादा इसको सप्लाई दी जाएगी, जितना ज़्यादा सप्लाई देंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग ये मैग्नेट बनेगा और उतनी शक्ति से इसको खींचेगा। यही एक बेसिक चीज़ है। डिस्क पर नीडल लगी होती है जो वह स्केल पर रीडिंग देती है। इसे डैम्पिंग जो है हवा के द्वारा दी जाती है। डैम्पिंग टॉर्क क्या है? हवा के द्वारा दी जाती है। इसे मैं आगे आपको स्टडी करवाता हूँ। पहले हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल जीरो कंडीशन में है, कोई सप्लाई नहीं दी गई है, ये अपने अपने बिल्कुल जीरो कंडीशन में है, मीटर भी जीरो रीडिंग पर है। जैसे हमने इसको थोड़ी सप्लाई दी, जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, इसने डिस्क को अपनी ओर खींचा। देखिए, ये डिस्क को अपनी ओर खींचा इसने। जैसे डिस्क को अपनी ओर खींचा, जो पॉइंटर है उसमें डिफ्लेक्शन हुई और उसने रीडिंग देना शुरू की। और अधिक सप्लाई दी तो ये इसको और खींचा अपनी तरफ। ये देखिए, और सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, ये सप्लाई बढ़ रही है, डिस्क दूर हो रही है तो जीरो पर आ रहा है, डिस्क जैसे पास आती जा रही है तो रीडिंग। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर ये इसका कट सेक्शन बनाया हुआ है। कट सेक्शन बनाने का मेरा मतलब ये था, यहाँ पर आपको दो तीन चीज़ें और समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर ये जो डिस्क है, ये डिस्क है, ये इस कॉइल का कट सेक्शन है। ये सामने से दिखाई दे रही है, ये कॉइलें, तारें, इसमें ये जो कॉइल है ये बाइंडिंग की हुई है, इसमें बाइंडिंग दिखाई दे रही है। और ये बीच का एरिया, जो इसके बीच का एरिया है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जैसे ही ये चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो इस डिस्क को अपनी ओर खींचेगा। मेन चीज़ देखने वाली है, अपनी ओर खींचेगा। तो इसके लिए यहाँ पर डैम्पिंग फोर्स का प्रयोग करते हैं, एयर डैम्पिंग का। क्या किया जाता है? एयर डैम्पिंग। एयर डैम्पिंग की जाती है। एयर डैम्पिंग क्यों की जाती है? अगर ये डैम्पिंग फोर्स ना लगाई जाए तो ये डिस्क अपने स्थान से एकदम ही, जैसे मैग्नेटिक थोड़ी सी फोर्स भी लगेगी, एकदम पूरी डिस्क को अपने अंदर खींच लेगा। तो ये रीडिंग उपयुक्त दे नहीं पाएगा। सही रीडिंग देने के लिए जितनी ज़रूरत है उतनी फोर्स में ये आगे को जाएगी। तो ये हवा का पिस्टन जो है, ये एयर डैम्पिंग चैम्बर में पिस्टन जो है, इसको उतनी ही आगे जाने देता है, बाकी ये हवा के प्रेशर से रोके रखता है जितनी इसको ज़रूरत है, और सही सटीक रीडिंग देता है उस कंडीशन में। ये बेसिक चीज़ है इसकी। उसके पश्चात यहाँ पर दो चीज़ें और लगी हैं। यहाँ पर कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए ये वेट लगाया गया है, ग्रेविटी कंट्रोल का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर दो तरीके से कंट्रोलिंग की जाती है, एक स्प्रिंग कंट्रोल से और दूसरा ग्रेविटी कंट्रोल से। आइदर ऑफ बोथ, दोनों में से किसी की भी मदद ली जा सकती है। ये एक बैलेंस्ड वेट है, अर्थात जैसे ही डिफ्लेक्शन सुई ऊपर को जाएगी, यहाँ जाएगी, तो ये वेट जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे करंट खत्म होगा तो ये वेट अपने आप इसको यहाँ पर अपनी स्थिति पर ले आएगा।
और ये 0 पर स्टैंड कर देगा। और ये जो कंट्रोलिंग वेट है बिल्कुल ग्रेविटी 90 डिग्री नीचे की तरफ लटकेगा। तो 90 डिग्री जब नीचे की तरफ लटका होगा तो ये अपने आप आगे पीछे नहीं जाने देगा और बिल्कुल 0 पर ही इसे खड़ा करेगा। इसे वापस ना इधर जाने देगा ना उधर जाने देगा। जहाँ पर ये बिल्कुल नीचे की तरफ लंब अवस्था में नीचे को लटका होगा तो यहाँ पर सुई अपने आप 0 पर आके खड़ी हो जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। उसके पश्चात ये देखिए सप्लाई यहाँ पर खत्म बंद कर दी तो ये फिर से अपनी स्थिति में आ गया। यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ बता देते हैं कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में अधिक बिजली की खपत होती है बाकी इंस्ट्रूमेंटों से। जैसे दूसरे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इत्यादि होते हैं उनकी बजाय इनमें विद्युत का प्रयोग जो है, खपत जो है वो अधिक होती है। और MI उपकरण में पैमाना जो है सामान्य होता है, शुरू में तंग होता है और बीच में खुला होता है और अंत में फिर से तंग होता है। इसका कारण क्या है, ये कारण मैं महत्वपूर्ण रूप से आपको समझा देता हूँ। ये एक समझने का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इससे पहले हम वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं, वर्किंग कैसे करता है। जब एक कॉइल में सप्लाई दी जाती है, जब एक कॉइल में यहाँ पर सप्लाई दी जाती है तो करंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कि पास पड़ी आयरन डिस्क को अपनी ओर खींचता है, जिस कारण स्पिंडल भी घूमता है। और स्पिंडल के ऊपर जो पॉइंटर लगा होता है, ये जो पॉइंटर लगा होता है, ये पॉइंटर भी रीडिंग देता है और रीडिंग दर्शा के हमें बताता है कि हमने जो भी यूनिट मेयर करनी है, जो भी रीडिंग लेनी है, वो हमें यहाँ पर दिखा देता है। अब पैदा हुआ टॉर्क जो है चुंबकीय फ्लक्स और करंट की मात्रा पर निर्भर करता है। यहाँ पर जो टॉर्क पैदा हुआ है, इसमें जितनी टॉर्क पैदा हुआ, जितनी रिफ्लेक्शन टॉर्क हुआ है इसमें, वो इसकी चुंबकीय शक्ति कितनी है और इसमें फ्लक्स कितना पैदा हुआ है उस पर निर्भर करता है। इसलिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है चुंबकीय फ्लक्स गुना करंट के समानुपाती होता है। अर्थात बोलता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय करंट। अर्थात अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है, मैंने टॉर्क में आपको टॉर्क वाले वीडियो मेरे देख सकते हैं आप कि टॉर्क 3 प्रकार के जो हैं वो क्या है, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग टॉर्क और डंपिंग टॉर्क। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें, कमेंट करें ताकि आपको क्या चाहिए है, किस प्रकार की आपको आवश्यकता है या यहाँ से आपको किस प्रकार से बेनिफिट हुआ है वो भी हमें ज़रूर बताएं कि ताकि हम अगले वीडियो में आपके लिए और अधिक मेहनत कर सकें और अधिक सहायता कर सकें। तो लाइक ज़रूर करें, शेयर अपने दोस्तों से ज़रूर करें। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क धक्का देने की, इसको यहाँ से 0 से चलाने की शक्ति को कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स गुना करंट। अर्थात यहाँ पर कितना फ्लक्स पैदा हुआ और कितना फ्लक्स हुआ और कितना करंट इसको दिया गया। जितना अधिक करंट देंगे उतना ही डिफ्लेक्शन टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बढ़ेगा, जितना करंट कम देंगे तो उतना ही कम होगा। इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज़। ये बेसिक चीज़ थी हमारी समझने वाली। यही कारण है कि मीटर की स्केल का जो है लीनियर नहीं होती है, नॉन लीनियर होती है। अर्थात एक समान पैमाना नहीं होता है। शुरू में तंग होता है, बीच में खुला होता है और आगे जाके फिर से तंग हो जाता है। जैसे देखिए ये पॉइंट जो है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। 3 पहुंचने के लिए कितनी दूर पहुंचे, 4 पहुंचने कितनी दूर, 5 फिर पास आ गया, 6 और पास आ गया, 7 और पास आ गया। ये इस प्रकार ये जो पैमाना है ये नॉन लीनियर होता है। ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स में बिल्कुल देखने वाली चीज़ है। उसके पश्चात टॉर्क कितने प्रकार की होती है इसमें जो 3 प्रकार की टॉर्कें मैंने आपको बताई हैं, उसमें MI उपकरणों में डिफ्लेक्शन टॉर्क जो है धारा के समानुपाती होती है, करंट के समानुपाती होती है डिफ्लेक्शन टॉर्क। ये मैंने आपको बता दिया। दूसरे नंबर पर गुरुत्व जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, कंट्रोलिंग टॉर्क वो स्प्रिंग या गुरुत्वाकर्षण से दी जाती है, कंट्रोलिंग टॉर्क। और उसके पश्चात डैम्पिंग टॉर्क जो होती है उसे हवा के द्वारा दिया जाता है। ये 3 चीज़ें मैंने आपको समझा दी। तीनों टॉर्क हैं, तीनों फोर्स जो फोर्सें हैं, इसको चलाने वाली, इसको कंट्रोल करने वाली, इसको सही रीडिंग पैमाने तक पहुंचाने वाली जो टॉर्क्स हैं वो इस प्रकार से कार्य करती हैं।
इनकी अलग अलग विधियाँ आपको समझा दी। उसके पश्चात यहाँ पर ये फिर से मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि ये बिल्कुल जीरो करंट है, तो रीडिंग जीरो पर है। जैसे कुछ सप्लाई दी गई, डिस्क और पास आई, इसने रीडिंग दी, और ज़्यादा करंट दिया गया तो रीडिंग और बढ़ी। जब करंट बिल्कुल बंद कर दिया तो जीरो पर फिर से आ गई। ये था हमारा अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। उसके पश्चात इनकी एडवांटेज क्या है, लाभ क्या हैं, ये बेसिक चीज़ है हमारी। इस चीज़ को समझेंगे हम तो इसके लाभ क्या हैं। ये पहला लाभ सबसे पहले ये है कि ये AC और DC दोनों पर कार्य करता है। दूसरा लाभ ये है कि ये सॉलिड होते हैं, अर्थात मजबूत होते हैं और निर्माण में सरल होते हैं, बहुत आसान होते हैं। तीसरा लाभ ये है कि ऑपरेटिंग टॉर्क बहुत अधिक होता है, इनका उच्च परिचालन टॉर्क होता है, ये प्लस पॉइंट है इनका। चौथा लाभ, महत्वपूर्ण लाभ ये है कि जब ओवरलोड हो जाते हैं, अर्थात कभी अपनी रीडिंग, इनकी जितनी रीडिंग है, जितनी रेंज है, उस रेंज से थोड़ा अधिक सप्लाई पहुंच जाए तो ये कुछ पल के लिए ओवरलोड को सहन कर लेते हैं, जलते नहीं हैं। ये इनकी क्वालिटी है, कुछ पल के लिए ओवरलोड का सामना कर सकते हैं। उसके पश्चात 5वें नंबर पर, चूंकि स्थिर भाग और मूवमेंट करने वाले भाग सरल हैं, अर्थात स्थिर भाग कॉइल है सिंपल एक, मूवमेंट करने वाले भाग सिंपल एक डिस्क है और एयर पॉइंटर है, स्पिंडल है, कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा, तो ये सरल हैं, अतः ये सस्ते होते हैं, बहुत ही सस्ते होते हैं बाकियों की बजाय। 6वां पॉइंट ये है कि ये लो फ्रिक्वेंसी और हाई पावर जहां पर यूज की जाती है वहां पर कार्य करते हैं, अर्थात बोलते हैं लो फ्रिक्वेंसी एंड हाई पावर। हाई पावर जहां पर प्रयोग की जाती है, कम आवृत्ति और उच्च शक्ति सर्किट के लिए उपयुक्त हैं ये। उसके पश्चात अगला पॉइंट है इनका MI उपकरण जो हैं, कुछ हानियां हैं इनकी, मतलब कमियां हैं इनकी। वो कमियां क्या हैं? सेंसिटिव नहीं होते हैं, कम सटीक होते हैं, रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट नहीं देते हैं, बिल्कुल संवेदनशील बहुत कम होते हैं अपनी रीडिंग के प्रति। लगभग जितनी रीडिंग चाहिए है उसके नज़दीक तक पहुंचा देते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग के तक नहीं पहुंचते हैं। ये इनकी कमियां हैं। उसके पश्चात अगर इनका प्रयोग कम वोल्टेज में करें तो बिजली की खपत जो है बहुत अधिक होगी, ये भी इनका नुकसान है। उसके पश्चात ऑपरेटिंग सिस्टम में जो लोहा लगा है तो लोहे में हिस्टैरिसीस और आवारा फैले हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण हानियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, ये भी इनका नुकसान है। उसके पश्चात एक महत्वपूर्ण नुकसान जो है वो क्या है, जब हम DC में इसका प्रयोग कर रहे होते हैं तब तो ये रीडिंग कांस्टेंट देते हैं, ठीक रीडिंग देते हैं, लेकिन यदि AC पर इनका प्रयोग करते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट में अगर फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी अगर सेम रहती है तब तो रीडिंग ठीक देंगे, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, कम ज़्यादा हो जाती है तो ये रीडिंग सही नहीं देंगे। ये इनकी सबसे बड़ी हानि है, ये नुकसान है इनका सबसे बड़ा। और इसके पश्चात अगला जो पॉइंट है हमारा रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या किया जाता है? रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, इस मीटर की बनावट लगभग मूविंग आयरन आकार टाइप जैसी ही होती है, लेकिन इसमें एक डिस्क, जो अट्रैक्शन टाइप में हमने एक डिस्क का प्रयोग किया होता है, इसमें 2 डिस्कों का प्रयोग किया होता है। 2 डिस्कों का प्रयोग किया जाता है जो कॉइल के अंदर रखी जाती हैं, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक जैसी पोल बनाती हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझा दूं मैं कि जब किसी भी
इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये कॉइल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसके बीच में 2 आयरन के पीस रख दिए हमने। तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो भी आयरन के पीस होंगे वो भी चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकत्व की तरफ जाएंगे, मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगी उनमें, मैग्नेटिक फोर्सेस के इसमें आएंगे। तो दोनों में पोल जो उत्पन्न होते हैं वो सेम पोल उत्पन्न होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ, या अगर नॉर्थ नहीं होंगे तो साउथ साउथ। अर्थात अगर एक की बजाय 2 पीस लोहे के रख दिए जाएं किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में, तो उनमें जो पोल उत्पन्न होते हैं वो सेम होंगे, या नॉर्थ होंगे या साउथ होंगे। तो जब 2 सेम पोल उत्पन्न होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेम फोर्स अगर नॉर्थ और साउथ होते तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये बेसिक सिद्धांत है और इसी का प्रयोग रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में किया गया है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट में 2 आयरन के पीस रखे जाते हैं तो उनमें सेम पोल उत्पन्न होता है, सेम पोल एक दूसरे को रिपल करते हैं, धक्का देते हैं। यही बेसिक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है और बहुत सिंपल सा पॉइंट है इसमें। तो यहाँ पर क्या किया गया है, ये मान लीजिए एक कॉइल है, ये कॉइल है, यहाँ पर एक डिस्क को हमने यहाँ पर रख दिया है और ये बॉडी के साथ इसको फिक्स कर दिया है। दूसरी डिस्क जो है यहाँ पर लगाई है, फ्री है, ये किसी चीज़ के साथ फिक्स नहीं है, फ्री है। इसको फिक्स किस चीज़ से किया जाता है, ये सेंटर में स्पिंडल है, इसका जो मीटर है, मीटर का स्पिंडल है, स्पिंडल के साथ पॉइंटर लगा दिया गया है, ये पॉइंटर। अब ये जो डिस्क है पॉइंटर के साथ इस स्थान पर, पॉइंटर के साथ इस स्थान पर जोड़ दी गई है। अब होगा क्या, जब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो ये भी चुंबकत्व की तरफ जाएगा और ये लोहे का डिस्क भी चुंबकत्व की तरफ जाएगा, और दोनों सेम पोल होने के कारण एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। तो ये जो फिक्स है ये तो अपने स्थान से हिलेगा नहीं, लेकिन दूसरा डिस्क जो है वो अपने स्थान से हिलेगा, तो दूर जाएगा, पहली डिस्क से दूर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि ये फिक्स है और ये मूवेबल है। तो मूवेबल अपने स्थान से दूर जाने की जाएगा क्योंकि ये जो डिस्क है इसको धक्का देगी, तो ये दूर जाएगा। तो इस पॉइंटर को भी अपने साथ में ले जाएगा और इसी विधि से यहाँ पर रीडिंग देगा। यही चीज़ यहाँ पर हमने समझने की इस प्रैक्टिकल में कोशिश की है। तो यहाँ पर देखिए, रीडिंग देखिए, जैसे सप्लाई दी तो देखिए ये डिस्क जो है किस प्रकार रिपेल हो रही है, और सप्लाई ज़्यादा देंगे और रिपेल होगी, सप्लाई बंद कर देंगे फिर अपने स्थान पर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हेयर स्प्रिंग लगे हुए हैं कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए। हेयर स्प्रिंग अपने स्थान पर 0 पर वापस लाते हैं। वो स्प्रिंग जैसे ये खुड़ता है तो ये आपको यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पर ये जो स्पेंडल है, ये जो पार्ट है ये मूविंग पार्ट है, ये मूविंग पार्ट है, ये फिक्स पार्ट है। तो ये स्प्रिंग लगा है, बॉडी के साथ फिक्स है, दूसरा स्पिंडल के साथ फिक्स है, स्पिंडल के साथ पॉइंटर लगा हुआ है। जैसे ही ये यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट को सप्लाई देंगे हम, तो ये स्पिंडल इस तरफ को घूमेगा, इस तरफ को घूमेगा। स्प्रिंग जो है नॉर्मल अवस्था में था, खुलेगा तो इसमें कसाव आएगा और वापस अपनी 0 स्थिति पर आने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तक यहाँ पर सप्लाई दी हुई है, यहाँ पर ये स्थिर पीस और मूविंग पीस जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो रिपेल करते हुए जो है ये तब तक वहाँ पर रहेगा जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना हुआ है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट की सप्लाई बंद कर दी जाती है तो ये स्प्रिंग वापस खींच कर उसे 0 पर ले आता है। ये है इसका कंट्रोलिंग टॉर्क। आपको मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर हेयर स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है या ग्रेविटी कंट्रोल मेथड का प्रयोग किया जाता है, और डैम्पिंग टॉर्क के लिए हवा का, एयर प्रेशर का प्रयोग किया जाता है। यही बेसिक चीज़ आपको यहाँ पर हमने समझाने की कोशिश की है। ये देखिए, फिर से देख लीजिए, बस यही है और बेसिक चीज़ है। ये बेसिक चीज़ ही हमें समझनी है। यहाँ पर एक चीज़ और भी है। ये देखिए, इस फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश की हुई है। यहाँ पर देखिए, ये स्पिंडल है, स्पिंडल के साथ ये लोहे की पत्ती नट कस दिया हुआ है, यहाँ पर नट कसा हुआ है, और ये एक और लोहे की पत्ती है जो यहाँ पर बॉडी के साथ फिक्स की हुई है। अब जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ सप्लाई देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, ये मैग्नेटिक क्षेत्र है बीच में, तो ये तो अपनी जगह पत्ती स्थिर है, लेकिन ये जो पत्ती स्थिर नहीं है, तो ये पत्ती इस पत्ती को
ये वाली पत्ती इस पत्ती को धक्का देगी, जैसे धक्का देगी तो ये घूमेगा और इसके साथ जो पॉइंटर लगा हुआ है वो हमें रीडिंग देगा। ये बेसिक चीज़ है, यही बेसिक चीज़ मैंने इस फिगर में भी आपको समझाने की कोशिश की है। यही लास्ट पॉइंट थे। और इस रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट की अन्य विशेषताएं अट्रैक्शन टाइप मीटर की तरह ही हैं, जो मैंने आपको बता दी हैं। लाभ हानियाँ भी सेम हैं। यहाँ पर एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पर जीरो करंट है, करंट की सप्लाई नहीं दी गई है, दोनों डिस्कें अपने अपने स्थान पर हैं। जैसे करंट की सप्लाई दी, डिस्क को धक्का लगा, डिस्क आगे गई तो पॉइंटर भी आगे बढ़ा, और धक्का लगा, करंट जब और बढ़ा तो और रिपल्शन हुई तो ये और सप्लाई गई। जब करंट ख़त्म हो गया, बंद कर दी सप्लाई, तो ये फिर से जीरो की स्थिति पर आ गई। दोस्तों, तो अगर हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि हम आपके पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। और हमें कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये कैसा लगा, किस प्रकार से आपको सहायता हुई इसको पढ़ के अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने में, अपने नॉलेज को आगे बढ़ाने में। और हमारे वीडियो को शेयर करके लाइक करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।